तो होते हैं, ये एक्यूमुलेशन हम करते हैं, बट पर्पस क्या रहता है? इसका पर्पस रहता है कि हम कोई भी एक ऐसा आने वाला इवेंट जो हमें पता ही नहीं है, अनफोर्सीन इवेंट है, ठीक है, उसको कॉम्बैट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के घर में भी आपके फादर साहब जितना कमाते हैं, क्या वो उतने का उतना अमाउंट एक्सपेंडिचर कर देते हैं? नेवर। करते हैं? नहीं करते। हमेशा क्या करते हैं? सेविंग्स करते हैं। नाउ सेविंग्स इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व। वो क्या बनाते हैं? रिजर्व बनाते हैं कि भैया बेटा है हमारा, नालायक है, शादी भी नहीं होगी, दहेज देना पड़ेगा, तो बेटे के लिए दहेज इकट्ठा। हाँ, आजकल बेटियों को दहेज नहीं दिया जाता, वो तो समझदार होती है, तुम ही नालायक हो। हैं? हाँ, मैंने दहेज दिया था। हम भी नालायक थे हैं, तो दहेज दे की शादी हुई नहीं, कोई शल्लड़ की शादी क्यों करती है हमसे? ठीक है, तो तुम अपना देख लो अब। मैं तो फिर भी हाँ, तो और क्या, जो सच्चाई है। हाँ, अब तू चुप हो जाएगा, मैं समझा लूँ। तो आप अलग अलग चीज़ों के लिए रिजर्व बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, उसके लिए रिजर्व बनता है। घर में कार खरीदनी है, उसके लिए रिजर्व है। सोफा खरीदना है, उसके लिए रिजर्व है। होता है कि नहीं होता? सिमिलरली एक प्रोविजन भी होता है। आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, ठीक है? तो पहले मैं आपको रिजर्व्स पढ़ाऊंगा, फिर प्रोविजन पढ़ाऊंगा, और फिर इनके बीच का एक बहुत ही सुंदर डिफरेंस सिखाऊंगा। प्रोविजन रिजर्व में क्या फर्क है, अभी बिल्कुल एक्यूरेट उसमें सिखाता हूँ। तो फटाफट आप लोग क्या करते जाओगे? लिखते जाओगे। रिजर्व क्या क्या होते हैं? सबसे पहले रिजर्व के लिए लिखो, व्हाट इज द पर्पस, बनाते क्यों है? ठीक है, रिजर्व की डेफिनेशन भी लिखवा दे। डेफिनेशन भी लिख देते हैं। एन अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ द एसेट्स हेल्ड और रिटेन्ड। रिटेन मतलब समझते हो ना, अपने काम पे ही रखे रखना, बिजनेस से बाहर नहीं करना। फॉर जनरल एंड स्पेसिफिक यूज। अब ये मैंने स्पेसिफिक यूज पे थोड़ा सा स्ट्रेस डाला, ध्यान रखना इस बात को, दैट इट इज यूज फॉर जनरल पर्पसेस, कि बस पैसा सेव कर रहे हैं पापा। उससे पूछो कि किस लिए कर रहे हो? बेटा बस कर रहे हैं, कल का पता नहीं क्या होता। अब कल में क्या, आपको बेटे की शादी के लिए लोन चाहिए, पैसा चाहिए, मतलब लोन तो नहीं, पैसा चाहिए, या गाड़ी के लिए, या घर के लिए, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई कोर्ट केस हो गया। समझ गए? अब इसका पर्पस क्या रहता है? पर्पस लिखो, 5 पर्पस हमारे पास है। मीटिंग अनफोर्सीन कंटिजेंसी। कंटिजेंसी क्या होता है भाई? जो देखी नहीं गई है, अभी आपको पता ही नहीं है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज कहते हैं इनको। जैसे अब मैं एक बात कहूँ, मान लीजिए हमने ये इंस्टीट्यूट बना दिया, किसी ने केस कर दिया, कहा कि आपने जो थ्री के कॉमर्स एक्सपर्ट नाम रखा है, ये तो नाम हमारा था, तो आपने चोरी कर लिया, ठीक है? तो मान लो काव्य ने ये इंस्टीट्यूट खोला और मैं थ्री के कॉमर्स एक्सपर्ट पहले ही खोल चुका हूँ, मैंने इस पे केस कर दिया, तो इसके लिए एक कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाएगी, जो अभी तो लाइबिलिटी नहीं है, अभी तो केस चल रहा है। हार जाएगा केस अगर ये, तो इसके लिए वो लाइबिलिटी बन जाएगी। ऐसी लाइबिलिटी जो अभी लाइबिलिटी नहीं है पर हो सकती है, दैट इज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी। समझ गए? क्लियर है बात? जैसे तुम लोग जो पढ़ते लिखते नहीं हो, तो अपने मम्मी पापा की कंटिजेंट लाइबिलिटी हो। कैसे? अभी तो तुम्हारे मम्मी पापा समझ रहे हैं तुम एसेट हो, बड़े होके तुम उनका जो है ना ख्याल रखोगे, पता लगे बड़े होके भी वही तुम्हें पाल रहे हैं, तो पढ़ते लिखते तो हो नहीं तुम, कमाई कैसे करोगे? रिडम्पशन ऑफ, समझ गए होगे अब तो अच्छे से हैं, ऑफ लाइबिलिटीज। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है भाई? देखो, हम ना डिबेंचर्स लेते हैं। डिबेंचर्स होते हैं एक तरह का लोन जो फर्म्स लेती है। डिबेंचर्स क्या होते हैं मेरे बच्चों?
लोन। अच्छा, लोन को वापसी करना पड़ता है, वापसी करने को इंग्लिश में कहते हैं रीपेमेंट, और डिबेंचर्स में उस रीपेमेंट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बोल दिया रिडम्पशन। ठीक है जी, तो लोन भी लायबिलिटी होती है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सच एज रिडम्पशन और डिबेंचर। ओके की रिपोर्ट है। थर्ड पार्ट, एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए घर में थोड़ा पैसा ऐसे ही सेट असाइड करके रख देते हैं कि कभी किसी महीने ज्यादा खर्चा हो जाता है, हैं? वर्किंग कैपिटल क्या होती है भाई, पता है आप लोगों को? देखो, दो टाइप के आपके एसेट्स होते हैं, दो टाइप की आपकी लाइबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म के एसेट शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म के एसेट लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे यहाँ पे टूल्स होती है, स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होती है, सब करंट एसेट है बेटा। और यही लैंड, यही मशीनरी हमारा क्या है बेटे, लॉन्ग टर्म का। सिमिलरली लाइबिलिटी, क्रेडिटर है, क्रेडिटर हमारे शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है, और जबकि जो लोन है हमारा वो क्या है, लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी। होप आई एम क्लियर है? फेयर इनफ। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, माइनस करंट लाइबिलिटी, प्रोवाइडिंग एडिशनल वर्किंग कैपिटल। तो इससे क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म वाली फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो जाती है, यानी बढ़िया हो जाती है। लिख देते हैं द स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल ऑफ द बिजनेस, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, पॉजिटिव होगा। वर्किंग कैपिटल ऑब्वियस सी बात है, तो यानी आपके पास करंट एसेट ज्यादा है, यानी कैश ज्यादा है, कैश इज अ करंट एसेट, कैश बहुत ज्यादा है आपके पास, और लोगों को देने के लिए लाइबिलिटी जो लोगों को देना है शॉर्ट टर्म में वो कम है। तो ये दिखाता है बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से इंडिकेट करता है कि हमारा जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है भाई? क्लियर है बात? यूटिलाइजिंग इंटरनल फंड्स। अब तुम्हारे फादर लोग किस लिए सेविंग्स करते हैं, सिर्फ खर्चों के लिए? नहीं, क्या पता कल को बिजनेस में कुछ बढ़ाना पड़ जाए, इसलिए बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत और बचा के चलते हैं पैसे। होता है कि नहीं होता? हम लोग भी तो सेविंग करते हैं, तभी तो ये न्यू इंस्टीट्यूट बना पाए, और सेविंग ही ना करते तो ये कैसे बनाते सिस्टम हम? बना पाते नहीं। ऐसे आपके पापा लोग की मान लो एक दुकान है, दो चार दुकानें और खोल ली ना, या दुकान के अंदर रॉ मटेरियल बढ़ा लिया, वो किसके थ्रू बढ़ा पाते हैं? कुछ सेविंग्स करोगे तब बढ़ेगा ना। इसको सिंपल सेविंग्स मानो आप। इक्वलाइजिंग द रेट्स ऑफ डिविडेंड। देखो भाई क्या होता है, डिविडेंड पता है आपको क्या होता है? आप लोग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉक मार्केट से दो तरीके के रिटर्न मिलते हैं। एक, कंपनी हमको, कंपनी के जो प्रॉफिट्स है उसका जो हिस्सा वो बांट रही है लोगों में। भाई मैंने कंपनी में एक तरह से मालिकाना हक लिया है ना, शेयर्स खरीद के, तो मालिकों को प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता? अब मालिकों को जो कंपनी प्रॉफिट देती है उसको नाम दिया गया है, और वो नाम क्या है, डिविडेंड। क्या नाम है? बात समझ में आ गई? उसका नाम क्या है? उसको एक नाम दिया गया, उसका नाम है डिविडेंड। ठीक है जी। अब डिविडेंड का ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टॉक मार्केट में। आपका प्राइस, जो स्टॉक का प्राइस है, यानी आपकी कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, उसको मेंटेन रखने में। आपने एक ईयर, आप सोचो, एक कंपनी एक एक साल आपको जो है ना, आपके शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड दे रही है, या 20 रुपए का डिविडेंड दे रही है, और अगले साल 2 रुपए का दे रही है, आप क्या कहोगे? कंपनी लगता है खराब हो गई है। ऑब्वियस सी बात है। आप सोचो, आपके फादर साहब एक महीने तो कमा के लाए हैं 10 लाख रुपए, और एक महीना जो है ना 2,000 रुपये कर ला रहे हैं। आपने कहोगे पापा का बिजनेस क्या हुआ? सोचो आपके दिमाग में क्या बात आएगी, यही आएगी। अब कंपनीज और स्टॉक मार्केट में तो फिर नेगेटिव रिएक्शन आते, तो स्टॉक का प्राइस एकदम फॉल कर सकता है। टू मेंटेन दैट थिंग, टू मेंटेन द इमेज ऑफ द एंटरप्राइज ऑल्सो, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, जो आपके और अदर हमारे क्या कहते हैं कस्टमर्स भी होते हैं, वो सब भी हमारे प्राइजेस को देख रहे होते हैं, वो सब भी देख रहे होते हैं हम कितना डिविडेंड बांट रहे हैं। देखेंगे कि नहीं देखेंगे? क्लियर है बात? अब देखो, जैसे हमारा रेस्टोरेंट बिजनेस है, तो रेस्टोरेंट बिजनेस के अंदर हमारे को सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि हमारा काम चलता है एम्प्लॉयज़ की वजह से।
ठीक है जी। एम्प्लॉयज़ को हमेशा एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ तो जब मन करेगा तब छुट्टी कर लेंगे। भाई वेटर लोग हैं, जब मन करेगा छुट्टी कर लेंगे, शेफ़ लोग हैं, जब करेगा मन छुट्टी कर लेंगे। अरे शेफ़ चला जाएगा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो खाना कौन बनाएगा? तो हमें एक नहीं, उसी डिपार्टमेंट के अंदर 4-4 5-5 शेफ़ रखने पड़ते हैं। अब इतने लोगों की जो सैलरीज होती हैं उनको भी बियर करना क्या आसान काम है? नहीं। नाउ द बेस्ट इंडिकेटर कि हमें कब सुकून मिलता है कि जब हम ये सुनते हैं, हाँ जी वहाँ से हम इसलिए जॉब छोड़ा है बिकॉज ना वो सैलरी टाइम पे नहीं। अब वो सैलरी टाइम पे क्यों नहीं देते थे? बिकॉज दे आर मेकिंग लेस प्रॉफिट्स। तो इंडिकेट कर रहा है ना ये बात, समझ गए बात को? तो अब आपका जो कॉम्पिटिटर होगा वो क्या करेगा, और बहुत तेजी से क्या करेगा, एक मतलब इसे कह सकते हैं कि आपको खराब करने के लिए और कुछ एक्शंस ले सकता है। फॉर एग्जांपल और अग्रेसिव एडवर्टीजमेंट कर दे कि भाई ये इस वक्त इसकी पोजीशन ना बड़ी फ्रेजाइल है, इस वक्त अगर इसको तोड़ दिया तो ये मेरा कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा। बात समझ गए? हमेशा एक बड़ी कंपनी है, थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। हमेशा एक बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल एशियन पेंट्स, आपको क्या लगता है इतने टाइम से एशियन पेंट सरवाइव कैसे कर रहा है? कोई और पेंट कंपनी नहीं आई। आप पेंट कंपनी में अब जाके एक नाम ले सकते हो बर्जर पेंट्स, अब जाके आप एक नाम ले सकते हो नया इंडिगो पेंट्स, अब जाके आप नैरोलैक का नाम बहुत अच्छे से आप ले सकते हो, आते पहले भी थे। बट एशियन पेंट जब आया तो उसने मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई, उसके बाद कोई खासा बड़ा नाम आपको दिखता नहीं है पेंट इंडस्ट्री में। अब ये ग्रासिम नाम की एक कंपनी और आ गई है, ठीक है, एक सिरका पेंट है, वो नैरोलैक वालों का है, ड्यूलक्स। ठीक है जी, एक सिरका पेंट्स नाम से अभी एक कंपनी है। बट आप देखो, पेंट का सेगमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेंट ही तो एक ऐसी चीज है जो बार बार यूटिलाइज होती है। आपके घरों में पेंट बार बार लगते हैं, आपके दरवाजे पेंट बार बार होते हैं, इन पे पॉलिश बार बार होती है, और पुल बनता है तो पेंट लगता है, खंबा लगता है तो पेंट लगता है, सारी रोड बनती है तो उस पर भी तो पेंट लगता है कि नहीं लगता है? इंडिकेशंस किससे बनते हैं? पेंट से बनते हैं। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स है तो उसमें भी पेंट लगता है, और पेंट को थोड़ा लगता है, अंधा पेंट लगता है भाई। वहां तो जाता ही एक ट्रक जाता होगा, 600 बाल्टी 800 बाल्टी उतना पेंट लग जाता होगा एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग में। सोचो ना कितना एरिया, अंदर का पेंट अलग बाहर का अलग, एंड दैट टू आपको हर 2-3 साल या 4 साल के अंदर उसको चेंज कराना है। इतनी बड़ी बड़ी हाउसिंग बन रही है तो पेंट लगता है। तो पेंट इंडस्ट्री इतनी बड़ी और उसमें गिनी चुनी 4-5 कंपनी। नाउ व्हाट एशियन पेंट्स डज, जब भी उसको ये समझ में आता है सामने वाली कंपनी ना थोड़ी सी, जैसे कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, आपको पता होगा, तो पेंट के अंदर जो रॉ मटेरियल होता है सबसे मेन वो क्रूड ऑयल होता है, और क्रूड ऑयल के प्राइस तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे ही क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर होगा तो मार्जिन क्या हो जाएंगे आपके? आप एकदम से प्राइसिंग नहीं बढ़ा सकते, प्राइसिंग नहीं बढ़ा सकते आप इतनी बड़ी कंपनी हो गए, तो मार्जिन जीरो हो जाएंगे आपके, या मार्जिन कम हो जाएंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बड़ी कंपनियां तो ये लॉसेस को झेल सकती हैं कि भैया हमें मार्जिन नहीं मिल रहा, 3 महीने फ्री में काम करना कर लेंगे। बट शॉर्ट वाले कर पाएंगे उस चीज को? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो उस बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं, बिकॉज वो झेल तो पा नहीं रहे होते, लॉसेज में आ जाते हैं। उस टाइम पे एक कंपनी जो अच्छी खासी चल रही थी उसको लॉस में सस्ते रेटों में खरीद के अपनी कंपनी में मर्ज कर लेते हैं और अपने आप को और बड़ा कर लेते हैं। कंपटीशन तो एलिमिनेट हो ही गया, साथ ही साथ आपका बिजनेस और एक्सपेंड हो गया। जिस मार्केट को उसने कैप्चर कर रखा था वो मार्केट भी अब आपकी हो गई। बात समझ में आ गई? दिस इज हाउ द बिग बिजनेसेस वर्क्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो उन सब के लिए भी तो रिजर्व चाहिए। क्लियर है बात? तो चलो अब वापसी आते हैं। तो डिविडेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इक्वलाइज, अब उसके लिए भी रिजर्व चाहिए हमें। ठीक है जी, डिविडेंड्स को इक्वलाइज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? रिजर्व चाहिए। क्यों? आपने एक महीने एक साल तो 20 रुपए दी थी क्योंकि कमाई थी, आपने थोड़ा उसमें से सेव कर लिया, अगले साल 5 रुपए दे सकते थे, लेकिन पुराने रिजर्व्स पड़े तो उसमें से निकाल के दे दो, है तो मालिकों का ही पैसा, तुमने सेट असाइड कर लिया था, तो भी 20 रुपए दे दो, किसी को मिट्टी खबर नहीं पड़ रही कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड कम है। नजरों में तो तब आओगे ना जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करोगे। 20 ही देते थे, 20 ही अब दे रहे हो, कोई नहीं ध्यान दे रहा आप पे, बहुत कंपनीज है। बात समझ में आ गई? इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको अपने रेट ऑफ डिविडेंड्स को भी इक्वलाइज करना है, ताकि कॉम्पिटिटर या फिर आपके जो कस्टमर भी होते हैं ना, आपके जो कस्टमर भी होते हैं वो भी आपको बड़ा देखते हैं कि भाई आपकी कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। एशियन पेंट्स
आप बिलीव नहीं करोगे, आप लोग का बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना एफडी पे, वो 8.5-9% होता है। वो उस टाइम पे 40% की रेट से ग्रो कर रही थी कंपनी, 40% की रेट से। सोचो, एफडी में पैसा लगाया और एशियन पेंट्स में पैसा लगाया, तो किसी ने एफडी में 1 करोड़ रुपए लगाए तो उसको 10 लाख रुपए साल का मिलता था एप्रिसिएशन, जबकि एशियन पेंट्स के अंदर 40 लाख रुपए साल का मिलता था, 4 टाइम्स। दिस इज द पावर ऑफ एशियन पेंट। तो इतना आसान नहीं होता 40% की सीएजीआर से ग्रोथ करना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीएजीआर। तो इतनी ग्रोथ रेट से आप काम कर सको, इट इज नॉट ईजियर। ठीक है जी, 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है कि आप ग्रो ही करते जा रहे हो। यू आर नॉट मेंटेनिंग योर बिजनेस, यू आर एक्सपैंडिंग योर सेल्फ, दैट मीन्स ग्रोथ। ठीक है ना, तो वो था। तो ऐसे नहीं हो पाता वो अपने लगातार जो है रिजर्व भी मेंटेन करके रखते हैं। चलो, अब ये आपको पर्पस याद हो गए। क्वेश्चन ये था हमारा, व्हाट इज द पर्पस, आंसर हमारे को मिल गया। ठीक है जी, ये हमारे को पता लग गया। इसके बाद आइए कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल तो हमने लिख दिए हैं, तो अब लिख देते हैं, एग्जाम्पल से लिख लेते हैं। तो रिजर्व्स फॉर कंटीजेंसी, कंटीजेंसी शब्द से अब परेशानी तो नहीं होगी किसी को। दूसरा जनरल रिजर्व, जनरल यूज के लिए किसी भी यूज में आ जाएगा जी। थर्ड सिंकिंग फंड रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको फंड भी बोल देते हैं। ये फंड क्यों बनता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, उसकी वैल्यू नीचे ना गिर जाए, उसके लिए हम एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना लेते हैं। ये क्लास 12th में पढ़ोगे अब आप सारे आइटम। कैपिटल रिजर्व, देखो आपका कोई भी कैपिटल प्रॉफिट होता है, 2 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। एक प्रॉफिट तो आप रोज कमा ही रहे हो काम करके, आपने अपना कोई एसेट बेचा और वो फायदे में बिक गया। कई बार डेप्रिसिएशन में देखते हो ना, मशीन बेचते हो फायदे में बिक जाए, तो उसको फाइनली कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों? इसके बाद डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, भाई लोन की पेमेंट करनी है, धीरे धीरे इकट्ठा कर लो। ये मैं थोड़ा सा लेमन टर्म में बता रहा हूँ, चीज़ें और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है इनके अंदर। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आपके यहाँ पे वर्कमैन्स काम करते हैं, कुछ ना कुछ चोट लग सकती है तो मे भी छुट्टी पे जा सकते हैं, तो उनके लिए भी कॉम्पनसेशन रिजर्व होना चाहिए। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, ये तो नाम अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया क्यों करना चाहिए और क्या होता है। टैक्सेशन रिजर्व, होपफुली आए, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं किस लिए बना रहे होंगे, ताकि आप टैक्सेशन कभी भी लैप ना कर दो, छोड़ ना दो। ठीक है, स्टाफ वेलफेयर रिजर्व, चलो इतना ही लिख लो। ठीक है जी, चलो जी, अब कुछ ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स कर लेते हैं कि क्या होता है रिजर्व। ऐसे तो बहुत कुछ समझा दिया, अब इसको फटाफट लिखते जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स, चैप्टर कैसा लग रहा है? बढ़िया, मजेदार है? कुछ नया समझ में आया? स्कूल में हो गया ये चैप्टर, तो वहां पे कुछ समझ में आया था, अभी आ गया, बहुत शानदार। भाई जब प्रॉफिट होगा तभी रिजर्व बनेगा,
और ना ये इतनी लॉजिकल बात है बच्चों, आप खुद देखो आपके घर के अंदर फादर साहब को लॉस हो रहा है और कह रहे हैं बेटा ये कुछ पैसा है इसको ना सेट असाइड रख लो, कल को मान लो कुछ इमरजेंसी आ अरे अब भी तो मांगने वाले बाहर खड़े कह रहे थोड़ा पैसा सेट असाइड कर लो। इज इट पॉसिबल? नहीं। प्रॉफिट होगा तभी तो भाई आप क्या कर पाओगे, सेट असाइड कर पाओगे। एक चीज़ है जो बच्चे आगे जाके थोड़ा सा भी फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अपनी जॉब्स में जाएंगे या बिजनेसेस करने की कोशिश करेंगे, एक चीज़ समझना, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व्स आर क्रिएटेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट्स। दैट मीन्स एक कंपनी अगर लगातार अपने रिजर्व्स को बढ़ाई जा रही है, ये दिखता है हमको, बैलेंस शीट के अंदर होता है। आप कहोगे तो मैं ऑफ द रिकॉर्डिंग आपको ना एक आध कंपनी की बैलेंस शीट भी दिखा दूंगा, कल दिखा देंगे, आज तो टाइम नहीं मिलेगा। तो इफ दे आर इंक्रीजिंग देयर रिजर्व्स दैट मीन्स कंपनी इज इन प्रॉफिट्स एंड रियल प्रॉफिट्स में, अच्छे प्रॉफिट्स में, तभी वो रिजर्व्स बना पा रही है। हैंड टू माउथ नहीं है, जितना प्रॉफिट कमाया उतना खर्च कर रहे हैं, नहीं, रियल प्रॉफिट्स में तभी रिजर्व्स बना पा रहे हो। रिजर्व्स बनाना इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। आपके घर में जितना रिजर्व बढ़ता जाएगा, क्या ये पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए? सिमिलरली एक बिजनेस की फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी रिजर्व्स क्या है, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। अब ये आगे इंप्रूविंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ये लाइन जो अभी मैंने आपको समझाई, ठीक है जी। अगला, अब आपके फादर साहब क्या करते हैं, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, कहते हैं बेटा जी एक ना लैंड ले लेते हैं, ठीक है जी, जब जरूरत होगी इसको बेच देंगे। अब काव्या के फादर साहब ने क्या करा, गोल्ड खरीद के रख लिया कि दहेज में गोल्ड देने काम आएगा काव्या की शादी पे। और काव्या यहाँ पे एक लड़का है हमारे पास बैठा हुआ है, ये ऑफ द रिकॉर्डिंग है ना, उन्हें क्या पता काव्या कौन है। इसकी शादी में तो काफी दहेज लगेगा भाई, जैसी इसकी हरकतें हैं। इसको देना पड़ेगा भाई। मैंने बहुत ज्यादा दिया है, मैंने बेंटले रोल्स रॉयस दी है। नहीं तो कह रहे थे उठ के जा रहे हैं हम मंडप से। हाँ, फिर मैंने अपनी पगड़ी जो है ना ससुर जी के चरणों में रखी है। मैंने कहा नहीं जाना नहीं, हम आपको देंगे। फटाफट मैंने प्रॉपर्टी बेची, 3-4 गाड़ियां मंगाई। हाँ, कनेक्शन तो अच्छे हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट भी कर देते हैं इस रिजर्व्स को। अच्छा, रिजर्व्स क्या है, लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज क्यों है, देखो बेटा एक चीज मैंने आपको सिखाई थी पहले पहले चैप्टर में, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यानी कैपिटल इज ऑल्सो द लाइबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये रिजर्व्स किसका पैसा है, मालिकों का ही है। भैया आपने प्रॉफिट का एक पार्ट, पहली लाइन में क्या सीखा हमने, प्रॉफिट का एक पार्ट आप रिजर्व्स में डाल देते हो, प्रॉफिट का एक पार्ट आप कहां डाल देते हो, रिजर्व्स के अंदर डाल देते हो। तो ये प्रॉफिट का ही पार्ट है ना, और प्रॉफिट किसका होता है, मालिक का, मालिक का पैसा लाइबिलिटी होता है, तो ये भी क्या होगा, लाइबिलिटी। तो मेरे से कोई ये तो नहीं पूछेगा भैया ये तो बढ़िया बात है, लाइबिलिटी कैसी है, क्योंकि कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी ही है, इन्वेस्टमेंट। रिजर्व्स को और कैसे शो किया जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा रिटेन्ड अर्निंग्स, बिजनेस में पढ़ा है, रिटेन्ड अर्निंग एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो यही है। ठीक है जी।
अच्छा, क्या आपको सेविंग करना जरूरी है? नहीं, ये एक ऑप्शनल चीज है, आपके पास पैसा है करो, नहीं है मत करो। इट इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। रिजर्व्स किसी नॉन लायबिलिटी को मीट करने के लिए नहीं बनाए जाते, उसके लिए प्रोविजन बनते हैं। अननोन, स्टार्टिंग में बताया था मैंने, अननोन लायबिलिटीज के लिए। ठीक है बेटा जी। मालिकों में जो पैसा बढ़ता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बढ़ता है। ये भी तो मालिकों का पैसा है जो सेट असाइड कर रहे हैं हम, तो ये भी कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? बाय डेबिटिंग। डेबिटिंग मतलब डेबिट साइड पे लिख के आपको टू जनरल रिजर्व ऐसे लिखना पड़ता है डेबिट साइड पे। ये रिजर्व ऑनर इक्विटी होती है, यानी ऑनर का ही पैसा होता है, ये मैं समझा चुका हूँ। ये मैं इतना डिटेल में इसलिए लिखवा रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसमें वन मार्कर्स बहुत सारे बन सकते हैं, अदरवाइज तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक कोई भी याद रहेंगे आपको, वो तो अब याद भी होंगे आपको, वो आपने लिखने हैं। बट अगर 1 मार्कर आया था तो हमें सारी चीज़ें कवर करनी है, इसलिए थोड़ा लेंदी वे में करा रहा हूँ। कैपिटल रिजर्व नहीं बढ़ता, बाकी बांट सकते हो आप कभी भी। ठीक है जी, ये क्या है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजर्व्स। ठीक है जी। अब इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ 5 लिखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस बताओ क्या होगा? हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये तो अब आपको पता चली गई है भैया, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत बेहतर हो जाती है, इसको याद करने की जरूरत है, याद हो गया? भाई रिजर्व बनाओगे जितने ज़्यादा सेविंग्स करोगे उतनी आपका फाइनेंशियली आप मजबूत हो जाओगे ना। ठीक है जी। अच्छा, मैंने अभी बताया इट इज़ अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग, अभी बताया ना कौन चैप्टर का ये पार्ट है आपका 11th बिजनेस में, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस।
और इस रिटेन अर्निंग को कौन सा फाइनेंस कहेंगे? इंटरनल फाइनेंस। इट इज अ सोर्स ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। आपने नया बिजनेस लगाना है, घर का ही पैसा लगा रहे हो तो कोई टेंशन होती है आपको? नहीं होती। यही लोन लेके लगाना पड़े, टेंशन है। तो इंटरनल फाइनेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैसा होता है तो आप एक्सपेंशन और ग्रोथ कर पाते हो। हेल्प्स इन एक्सपेंशन। अब हमारा जो है ना, पैसा हमारे पास होगा तो एक और रेस्टोरेंट खोल देंगे, क्यों कहा पे? अभी हमने पढ़ा था अनफोर्सिन लाइबिलिटीज को मीट करने में भी हेल्प कर देगा। तो मैं सेम से पॉइंट्स लिख रहा हूँ, ठीक है जी। एंड हेल्पफुल इन इक्वलाइजिंग दी तो पर्पस ही आपका क्या बन गया? मोस्टली इंपॉर्टेंस बन गया। तो याद हो गया इजीली। इसमें कोई भी 3 कर लेना, मेजरली 3 नंबर का ही आता है क्वेश्चन। अब करते हैं रिजर्व्स के टाइप। जब एक क्वेश्चन आता है क्या पीएनएल जो है वो अफेक्ट होता है रिजर्व बनाने से? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अफेक्ट होगी आपकी? तो अब एक बात बताओ, आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कम से कम विदाउट एडजस्टमेंट तो सभी ने पढ़ लिया। विदाउट एडजस्टमेंट के अंदर पीएनएल बनाते हुए कभी रिजर्व आया था उसके अंदर? नहीं आया था मेरे बच्चे। कब आया था? नो। बैलेंस शीट में देखा क्या? पीएनएल के अंदर आपने देखा? नहीं, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो बच जाता है ना वो मालिकों में बंटता है। अब यहाँ तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल अकाउंट्स करते हैं इसलिए डायरेक्ट कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अदरवाइज अब 12th के अंदर आप पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़ोगे, यानी देयर आर मोर देन वन पार्टनर। नाउ इन दैट केस यू विल मेंटेन अनदर अकाउंट to distribute this net profit, and that account's name is profit and loss appropriation account। अब उस अकाउंट के अंदर आप जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हो, तो क्या कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे अफेक्ट होगा? नेवर। सो सिली क्वेश्चन, बट नंबर नहीं मिलता। क्यों? आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिफरेंस नहीं पता था आपको, पर अब पता लग गया। अब गलती मत करना। नाउ अब टाइप्स और रिजर्व करते हैं। सबसे पहले रिजर्व का नाम है कैपिटल रिजर्व। और अब मैं ये तो आपको बता ही चुका हूं कि रिजर्व कैसे बनता है। जब भी आपको एसेट्स बेचने पे या लाइबिलिटी पे करने पे कोई फायदा हो जाए। लाइबिलिटी पे करने पे फायदा होता है, हाँ जी हो जाता है। लोन था, लोन थोड़ा सा वेव ऑफ हो गया, इंटरेस्ट कम हो गया, कोई कोई भी रीजन हो सकता है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थी, या लेने वाला ही मर गया, आप कोई लेने वाला ही नहीं है, समटाइम्स हैपेंस। ठीक है जी। तो आपका क्या हो गया? ये कैपिटल प्रॉफिट हो गया। कैपिटल रिजर्व्स is created out of capital profits। ठीक है जी। एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आप शेयर्स इशू करते हो अपनी कंपनी के, महंगे रेटों में कर दो, मतलब 10 रुपए का शेयर है 12 रुपए में लोगों को, तो 2 रुपए का क्या है तुम्हारे ऊपर? प्रीमियम है। होता है ना, कई लैंड होते हैं 10 लाख के, सरकार ने बोले मिलता 15 लाख में, बोलते हैं 5 लाख प्रीमियम है। होता है कि नहीं होता? तो ओवर एंड अबव दी फिक्स्ड प्राइजेस, तो वो भी हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी इतने एग्जांपल बहुत है आपके लिए। ठीक है जी। कैपिटल रिजर्व्स के ना यूजेस होते हैं। अब इस पैसे का करोगे क्या? मालिकों में बांटा जाता है पैसा, यहाँ लिख देते हैं।
दीज रिजर्व्स मैंने ऊपर भी लिखवाया था ना, दीज रिजर्व्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूट तो होते नहीं, तो फिर इनका यूज क्या करें, तो इनके यूजेस हैं। अब एक बात बताओ, आपके फादर साहब ने क्या करा, उनको जो है अब ध्रुव की शादी करा देते हैं, तो ध्रुव की शादी के लिए पैसे चाहिए थे। फादर साहब ने दो प्रॉपर्टी खरीदी थी, एक 2 करोड़ की और एक और 2 करोड़ की। एक जो 2 करोड़ की पहली वाली प्रॉपर्टी थी, ए प्रॉपर्टी कह लेते हैं, वो तो बिक रही है 1 करोड़ 60 लाख की, यानी 40 लाख का लॉस है। और अगली प्रॉपर्टी जो है वो है 2 करोड़ 50 लाख की। तो ओवरऑल देखा जाए, इसके फादर साहब क्या कहेंगे, यार हमें तो टोटल जो है ना प्रॉपर्टी में 10 लाख का ही बेनिफिट हुआ है। क्यों? एक जगह 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक जगह 40 लाख का लॉस हुआ, अल्टीमेटली क्या है 10 लाख का प्रॉफिट। यानी कैपिटल रिजर्व की चीजें कैपिटल लॉसेस को मीट करने में तो हेल्प करती होंगी। ठीक है जी। या फिर आप लोग कई बार ही देखते हो कि आपके फादर साहब ने लैंड बेचा, 30 लाख का प्रॉफिट हुआ, पापा कहते चलो भैया स्कॉर्पियो उठा लाते। भाई जो बड़े, जो हमारे बेकार के खर्चे जो हमारे को डेली बिजनेस में हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, डायरेक्टली जो डेली बिजनेस के खर्चे नहीं है, इसको सिंपल भाषा में ये बोलो, ठीक है, तो उनको हम कहाँ से कॉम्पनसेट कर देते हैं, कैपिटल प्रॉफिट से। और ये जनरल ट्रेंड भी है, हमारे घर का भी ट्रेंड है, मैं उससे रिलेट करके आपको बता रहा हूँ। कंपनीज तो ये नहीं करती होंगी, कंपनी के लिए तो गाड़ी खरीदना इज कंपनीज काम ना, मशीन खरीदना कंपनी का काम है, वो ये काम नहीं करते। मैं आपको जनरली समझाने के लिए कह रहा था। ठीक है जी। तो इसके यूजेस क्या है, सबसे पहला यूज होता है भैया जी, सबसे पहला यूज है इसके अंदर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं भैया जी, आपने बिजनेस के अंदर ना एक चैप्टर पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस, उसके अंदर आपने देखा कि एक आदमी होता है प्रमोटर, जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, देन वो पैसा इकट्ठा करेगा, शेयर होल्डर आएंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनेंगे। लेकिन कोई एक आदमी तो ऐसा होता है, बाईजूस के अंदर रविंद्र बाईजू, तो वो क्या है, प्रमोटर ऑफ द बिजनेस है। ठीक है जी। अब जो प्रमोटर जो है कंपनी की फॉर्मेशन से पहले कोई एक्सपेंडिचर करता है, तो वो तो लेगा ना कंपनी से, उन एक्सपेंडिचर्स को कौन सा एक्सपेंडिचर कहेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो उनको राइट ऑफ किससे किया जाता है, कैपिटल प्रॉफिट से। ठीक है जी, राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपने शेयर्स डिबेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर दिया, जितने के थे उससे कम रेट पे, तो आपका तो लॉस है। और कैसा लॉस है, रोज रोज होता है नहीं, कभी कभार शेयर इशू करते हो, कभी कभार डिवेंचर इशू करते हो, उस पर कभी कभार का लॉस है। और कभी कभार वाले लॉसेस भी तो कैपिटल लॉसेस कहलाएंगे, जब कभी कभार वाले प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाते हैं। तो ये क्लास 12th में बहुत काम आने वाली बात है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आप जब डिवेंचर्स की पेमेंट रिटर्न कर रहे हो, तो मान लो करने थे 100 रुपये रिटर्न, आप 110 रुपये रिटर्न कर रहे हो, तो जैसे आपको आपके 10 रुपए के शेयर पे 12 रुपए मिल रहे हो, तो 2 रुपए प्रीमियम होता है। सिमिलरली आपको 100 रुपए देने थे, आप 110 रुपए दे रहे हो, तो यानी रिडम्पशन के टाइम का प्रीमियम है ये। ठीक है जी। और ये आपके लिए लॉस है ना, 100 देने थे 110 दे रहे हो, वो 10 रुपए का लॉस कहां से राइट ऑफ होगा, राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। यानी मशीन हमेशा प्रॉफिट में बिकेगी, लॉस में नहीं बिकती थी। पर अगर ये सब कुछ ना हो, तो आप इससे बोनस शेयर इशू कर सकते हो।
ठीक है जी। तो बहुत ही डिटेल में आपको कैपिटल रिजर्व्स पढ़ा दिए। हैं? हो जाएगा सर। अरे तो थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे क्लास को, क्या हो गया? कौन है ये? बहुत मारता हूँ बेटा। इसके बाद दूसरे टाइप के रिजर्व्स कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स। अभी तो बेटा इनमें बहुत कुछ है, मैं करा ही नहीं रहा हूँ। और रिजर्व जो आप अपने रोजमर्रा के प्रॉफिट से बनाते हो, जो रोज कमाते हो आप, मतलब जो रेगुलर बिजनेस के अंदर आप कमाते हो, एंड उससे जो भी आप रिजर्व बनाते हो जनरल रिजर्व कहलाता है। ठीक है। हेलो। टू स्ट्रेंथन द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, सॉरी, out of revenue profits is a revenue reserve। ठीक है जी। रेवेन्यू रिजर्व दो प्रकार का हो सकता है। बताते हो। एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, वो कैसा रिजर्व था? स्पेसिफिक। जनरल रिजर्व जनरल है। ठीक है जी। इसका होता है स्पेसिफिक रिजर्व। ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। ठीक है जी। ये लो जी, थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। नहीं, इसमें स्पेसिफिक रिजर्व्स के टाइप्स लिख लेते हैं। हाँ, सीक्रेट रिजर्व तो सबसे लास्ट में आएगा। पहले प्रोविजंस आएंगे, फिर सीक्रेट रिजर्व आएगा।
टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व्स, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए लिखवा देते हैं आपको। सबसे पहले है डिविडेंड। अब ये समझाने की तो जरूरत नहीं है क्या होता है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। When a business is earning गुड प्रॉफिट, कुछ पैसा सेट असाइड कर लो ताकि जब खराब समय आए यहीं से पैसा निकाल के आप ये समझाने की जरूरत नहीं है ना जो लिख रहा हूँ। क्या पर्पस रहेगा इसका, गुड रेट और डिविडेंड आप लॉन्ग टाइम तक दे सको। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्यों बनाया जाता होगा, उस लोन को चुकाने के लिए। ठीक है ना, समझा मैं चुका ही हूँ। इसको 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन अमेंडमेंट। इसका रीजन भी लिख लो अगर शायद 1 मार्कर में आ जाए। ये बनाया क्यों जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दो DRR। ये ना क्या होता है कि आपने लोन ले रखा है और लोन भी किससे ले रखा है, जनरल पब्लिक से, तो उनका पैसा डूब ना जाए इसलिए सेबी ने क्या कहा कि भाई तुम DRR बनाओ पहले से ही, एक रिजर्व बना के चलो ताकि ऑन टाइम तुम लोगों का पेमेंट कर सको, उसमें डिफॉल्ट ना कर दो। ठीक है जी, रीजन समझ में आ गया। फोन नहीं चलाते हो तो बेटा। ठीक है जी, अगला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व।
ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, वो ऊपर नीचे हो रही है, तो आप क्या बनाते हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बिजनेस से अलग अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिवेंचर खरीद लिए, तो शेयर का प्राइस तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। रिजर्व्स आर टाइप ऑफ अ प्रोटेक्शन ओनली। ये एक प्रोटेक्शन मिल जाती है आपको फ्रॉम द अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर। ठीक है, कैसे, जैसे कि डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एक एग्जांपल लिख दिया, जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया उसका शेयर प्राइस डिक्लाइन ना हो जाए ड्यू टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। हो जाता है ना, शेयर मार्केट में तो प्राइस ऊपर नीचे जाता रहेगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दिस रिजर्व इज क्रिएटेड चैप्टर तो छोटा है, हम करते बड़ा है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉइज ठीक है जी। कई बार हम रिजर्व्स बनाते हैं फॉर रीप्लेसमेंट ऑफ एसेट। आपके घर में ही बनाया जाता है, गाड़ी खरीदनी है नहीं, पैसे इकट्ठे करो, फोन खरीदना है नया, पैसे इकट्ठे करो। होता है कि नहीं होता। PS4 फिर PS5 खरीदना है, पैसे इकट्ठे करो। मम्मियाँ पैसे इसलिए इकट्ठे करते हैं, गोल्ड खरीदना है, सोने का हार बनवाऊंगी। सिंपल है, याद तो करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि डेफिनेशन लिखने को तुम्हारी आएगी नहीं। मोस्ट प्रोबेबली आएगा, वो एक डेफिनेशन लिख के देंगे, तो फाइंड आउट करना है कौन सा रिजर्व है ये।
तो एक बार रीड करके आपका काम चल जाएगा। मैं तो थका ही नहीं। आप टाइप कर रहे हो। अच्छा।